ओके, मैं इसको शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड को। ओके, लेट्स सी आज अच्छे से चले। तो हमने बेसिकली बेसिस के बारे में अभी कर रहे हैं, बेसिस के बारे में और डायमेंशन के बारे में। अगर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, पता नहीं इसके बदल गया कुछ गया। ओके, जो हमने किया था लास्ट टाइम उसी की तरफ मैं आता हूँ। सो हम कहते हैं जैसे I've got a vector space over some field. एक second. I've got a vector space over some field V, field F. So V is a vector space. तो फिर से हम यही रिपीट करेंगे जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो बेसिस का आइडिया, वेक्टर स्पेस। तो अगर S कोई सबसेट है ऐसा V का, such that S जो है is linearly independent, and S spans V. S spans V का मतलब ये है कि अगर मैं सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस S की लूं तो मुझे पूरी की पूरी स्पेस मिलेगी। अगर ये दो प्रॉपर्टीज है S में, S जो कि एक सबसेट है, अगर ये प्रॉपर्टीज है उसमें, तो हम कहते हैं S इज ए बेसिस। ठीक है। और हमने फिर किया था कि कोई भी दो बेसिस हो, एनी टू बेसिस, यूजुअली हम कहते हैं इफ V इज finite dimensional, then we say कि then S is also finite. S is finite, and number of elements in S, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने वेक्टर्स होंगे, इट इसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ पी। डायमेंशन ऑफ पी, और सिंपली इसको लिखते हैं हम डायमेंशन वी। इट इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। और उससे पहले हमने ये भी किया था कि कोई भी दो बेसिस हो, एनी टू बेसिस हैव द सेम, एनी टू बेसिस, कोई भी दो ऐसे सेट्स हों, क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं, जो हमने एग्जांपल्स की थी, क्लास में की थी। एनी टू बेसिस ऑफ V have the same number of elements, तो हम, it is unique, तो उसको हम एज अ डायमेंशन लिख सकते हैं। have the same number of elements, same number of vectors, कार्डिनलिटी किसी भी बेसिस की सेम होगी अगर फाइनाइट डायमेंशनल है। इन्फिनिट में तो फिर कंपैरिजन थोड़ा अलग अलग हो जाता है, तो वहां पर भी वही है, डिफरेंट नहीं है। have the same number of elements। फिर हमने लास्ट टाइम, हालांकि बीच बीच में वो कट रहा था, लेकिन एक लेमा हमने किया ही, वो ये था, लेमा ये था कि अगर हमारे पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो एस इज, ये हमने किया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैंने एल आई लिखा शॉर्ट में, सबसेट ऑफ वी। वी एक वेक्टर स्पेस है, जैसे कि वी से हम इसको डिनोट करते हैं। और बीटा ये एक एलिमेंट है जो लीनियर स्पैन ऑफ एस में बिलोंग नहीं करता। ठीक है। बीटा ऐसा सेट है जो लीनियर स्पैन ऑफ एस में बिलोंग नहीं करता, यानी बीटा इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। तो एस इज a linearly independent set and beta does not belong to
देन अगर मैं लूँ एस यूनियन बीटा, यानी बीटा को मैं एस के साथ एडजॉइन करूँ, ये जो ये बड़ा सेट बनेगा ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, बीटा उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो एस यूनियन बीटा भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। फर्दर मोर, अब जो अगर एस बेसिस है, एस अगर बेसिस है, एस अगर बेसिस है, ये अलग से है, एस अगर बेसिस है उसका मतलब वी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एस। ठीक है ना। अब किसी सेट का अगर ये लीनियर स्पैन है, तो कोई भी सबसेट, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो होगा, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लेट्स कॉल इट बी, चलो मैं बी लिखता हूँ, अगर बी बेसिस है तो इसका मतलब v इज इक्वल टू लीनियर, लीनियर स्पैन ऑफ बी, वही तो बेसिस का मतलब है, दो चीजें हैं, एक तो लीनियर स्पैन, दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ v विल हैव एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा इसमें उतने ही वेक्टर्स हो सकते हैं जितने बेसिस, बेसिस से ज्यादा बड़ा कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है। द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज बी। तो यहां में फिर से जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था, बेसिस, यूं लिखना, बेसिस और बेसिस, बेसिस एक सबसेट है, इट इज द मैक्सिमल, सबसे बड़ा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो सकता है वो ये है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। यानी अगर कोई सेट ऐसा है, यानी मान लो किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, मतलब उसके बेसिस में n एलिमेंट्स है, वही वन dimension of V is equal to number of elements in basis in a basis of V, अगर ये n है तो any subset of V containing more than n elements is linearly dependent, वो independent नहीं हो सकता, is linearly dependent। तो ये मैंने रिवीजन किया जो लास्ट टाइम हमें मिस हो गया था और वो चल नहीं रहा था, तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे। कोई भी सबसेट अगर V है और इट कंटेन्स मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो सकता है वो बेसिस है। ओके, अब इसके बाद हमें जो हमने थ्योरम शुरू किया था लेकिन वो चला नहीं था, तो मैं वो अब करूंगा। यानी हम किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को क्या कर सकते हैं, उसको वेक्टर्स ऐड करके करके बेसिस बना सकते हैं एक एक करके। तो उसका हम ऐसे लिखेंगे, इफ W इज a subspace of a finite dimensional vector space, is a subspace of a finite dimensional vector space V, every linearly subset, then linearly independent every linearly independent subset of W, subset of W is finite and is part of a basis of W, part of a basis, यानी
मैं उसको वेक्टर्स कुछ ऐड करके बेसिस बना सकता हूँ। वो कैसे, हम इसके प्रूफ में करेंगे। पहली बात, नाउ लेट S naught be a linearly independent subset of W. And W is a subspace, so therefore it is a subset of V. So therefore, S naught is a linearly independent subset of V. And V is finite dimensional. Finite dimensional. Now, since every linearly independent subset of B contains at most uh, at most uh, the dimension of B, number of elements, dimension V is a number, so which is कुछ होगा जो finite है in this case. Hence, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये डायमेंशन ऑफ V से ज्यादा तो नहीं हो सकते, लेकिन वो तो फाइनाइट है. Hence, S नॉट इज फाइनाइट. अब हम दिखाएंगे S नॉट को हम बना सकते हैं ऐड करके basis of elements. Now we show that S naught is part of some basis of W. ये किसी basis का हिस्सा है. Now S naught is linearly independent, वो तो given है, linearly independent if W is equal to linear span of S. There is nothing to prove. Then S naught is a basis. Therefore, a part of basis is a basis of the subspace W. And there is nothing to prove. There is, मतलब सब कुछ trivially true है. Nothing to prove. Now, in case W is not equal to linear span of S, then of course, then linear span is of course a subspace. It must be a proper subspace of W, which implies that there exists a vector, let's call it beta 1. Beta 1 नाम रखें. Let's call it beta belonging to W such that beta, oh यहाँ S naught लिखो, sorry. S naught में भूल गया, S को S naught कहते हैं. S naught ठीक है. Beta does not belong to S naught. Linear span of S naught. वही हुआ ना प्रॉपर सबसेट. इसका प्रॉपर सबसेट है, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो यहाँ पे नहीं. सो देयरफॉर जो हमने अभी लेमा किया था, hence I can think of S1 to be the set S naught union beta. S naught linearly independent है, बीटा इसके linear span को belong नहीं करता, तो इसको मैं जब इसके साथ जोड़ूंगा, it is a linearly independent, क्योंकि इसके linear span में belong नहीं करता. Independent
subset of W. Now, if W is equal to linear span of S1, हम इसको फिर अगर linear span of we are done, तो हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि अब ये linearly independent भी है और इसका span W भी है, इसका मतलब S1 is the basis और S0 is part of that basis. ठीक है ना? So let's call it beta 1, क्योंकि हम एक और step करेंगे. Now, if not there exists then some beta 2, let's call it beta 1. Beta 2, which does not belong to linear span of S1, right? And hence again by above lemma, अगर मैं लूँगा S1 union S2 को भी, hence S2 अगर मैं लूँ अब S1 union beta 2, which is actually equal to S0 union beta 1 comma beta 2 is a linearly independent subset. Subset, and if W is equal to linear span of S2, then S2 is a basis and S0 is part of S2. Okay, now if W is not equal to linear span of S2, we continue the above process finitely many times to get a set, let's call it Sm, which is equal to S0 union some beta 1 up to beta m, which is linearly independent. And W is equal to linear span of Sm. Hence, S0 is a part of the basis Sm of W. Now, ये finitely many times क्यों होगा? क्योंकि इसकी डायमेंशन फाइनाइट है. हम लिख सकते हैं since dimension यहाँ पे of W is finite. ठीक है? So we are done. तो हम ये करते करते ऐसे बना सकते हैं, राइट? ओके, तो बेसिकली हमने ये कर दिया. इसकी कॉरलरी जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो कि ऑब्वियस है, क्योंकि ये किसी भी सब स्पेस के लिए ट्रू है, तो खुद एवरी वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ इटसेल्फ, तो उसके लिए भी ट्रू है कि अगर उसका कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको साथ में वेक्टर्स जोड़ जोड़ के और उसकी बेसिस जनरेट कर सकते हैं. Now, in a finite dimensional space, यहाँ हम लिख सकते हैं space every non-empty linearly independent set
is part of a basis. And it can be extended by adding some vectors to become a basis of that vector space. अब हम वापस आते हैं एक चीज की तरफ जो हमने किया था इससे पहले भी, वो था डायरेक्ट सम. डायरेक्ट सम तो हमने ये किया था. नाउ V is a vector space over some field F, right? फिर हमने कहा suppose W1, W2 are two subspaces of V. फिर हमने डिफाइन किया था इनका सम, नहीं डायरेक्ट सम नहीं, डायरेक्ट सम बाद में करेंगे हम. तो ये डायरेक्ट सम नहीं, सम ऑफ टू सबस्पेसेस. वैसे हम ये कर चुके हैं तो ये कहीं पे लिखा होगा मैंने इसकी डेफिनेशन भी, कोई दिक्कत नहीं. तो वट एवर इट इज, W1 प्लस W2 जो है, अगर मैं उसका नाम W देता हूँ, it is all the vectors of this type. Let's call it alpha 1 plus alpha 2, such that alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2. Just to make it a little easier, चलो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इसको, मैं erase करता हूँ. एक सेकंड, just to make it slightly easier. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको W1 plus W2 such that the small w1 belongs to capital W2 and small w. इसको जब हमने किया था, हमने दिखाया था ये जो ये सब, ये भी एक सबस्पेस. then W is a subspace of P. एक और सबस्पेस हमने देखी थी, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं, दिस इज ऑल्सो, यानी एक तो ये उनका सम भी एक सबस्पेस होती है, और उनका इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होती है. ठीक है. अब हम थोड़ा इसके बाद डायरेक्ट सम की तरफ आएंगे, बट बिफोर दैट, अगर ये सब स्पेस है, सो व्हाट अबाउट इट्स डायमेंशन. जैसे हम एक एग्जांपल हमने ली थी, सपोज अगर मैं लूँ W1 को, W1 को अगर मैं लूँ ये, हाँ, W1 इज इक्वल टू, चलो पहले V को लेते हैं. चलो V अगर है वेक्टर स्पेस R2, और R2 तुम्हें पता होगा R2 क्या है. R2 is x1 comma x2 such that x1 is a real number, x2 is a real number, या xy भी कभी कभी हम लिखते हैं. तो इस टाइप के वेक्टर्स, पेयर्स ऑफ नंबर्स. अब अगर मैं इसी में लूँ एक सब स्पेस W1, जैसा कि इससे पहले भी हमने लिया होगा, से सिंपली x1 x2 ऐसे वेक्टर्स with the condition x2 is equal to minus x1. And of course, x1 is a real number. You can check that this is a real number. अगर तुम वो वाला देखना चाहोगे, it is actually the line y is equal to minus x. अगर ना हम xy प्लेन में लें, ये अगर मैं xy प्लेन लूँ, लेकिन हम जो ले रहे हैं वो है x1 x2 प्लेन, ये तुम्हें ध्यान रखना है ना. दूसरा कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये बेसिकली y is equal to minus x, मुझे लगता है ये वाली लाइन आएगी. हाँ, क्योंकि y is equal to x ही आएगी. ठीक है. तो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू माइनस x1 वाली लाइन ये आएगी. तो ये एक सब स्पेस है जो तुम्हें कर सकते हो चेक. इसी तरह से W2 अगर मैं लूँ इस तरह से x1 कॉमा x2 सच दैट x2 इज इक्वल टू x1, यानी y इज इक्वल टू x, यानी वो ये वाली लाइन आएगी. ठीक है. x1 इज रियल नंबर तो x2 भी रियल नंबर हो. तो ये दो सब स्पेसेस है. देन I can see that W1 और W2 का जो मैं सम लूंगा वो एक्चुअली R2 के बराबर, ये पूरी पूरी V के बराबर है. क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी पेयर हूँ लूँ x1 x2,
हाँ, जो कि V में बिलोंग करता है। अब अगर x1, it means that x1 is a real number and x2 is a real number. So then, if I write like this, x1 plus x2 divided by 2 and x1 minus x2 divided by 2, ये भी रियल नंबर है ना? ये भी रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं इनको अब देखूं, then this vector can be written as x1 comma x2 can be written as a sum of, let me see, I can write it as, कैसे, बस कैसे आएगा, थोड़ा सा इसको मुझे देखना पड़ेगा। So it can be written as x1 plus x2, चलो x1 minus x2 मैंने लिया था ना w1, x1 minus x2 divided by 2 minus x1 minus x2 divided by 2, ठीक है, प्लस x1 plus x2 divided by 2 comma x1 plus x2 divided by 2। देखो, ये बिलोंग करता है w1 में और ये बिलोंग करता है w2 में, क्योंकि y इज इक्वल टू x, यानी इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है और पहला कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर है, और इसमें दूसरा कोऑर्डिनेट पहले का नेगेटिव है। तो वही तो कंडीशन थी w1 और w2 पे। लेकिन अगर इनको मैं ऐड करूं कंपोनेंट वाइज, तुम देख सकते हो, पहले में यहाँ मिलेगा मुझे x1, और इसको ऐड अगर करेंगे तो यू विल गेट x1, और इसको अगर ऐड करेंगे तो यू विल गेट x2। तो जब ये 10 मिनट के बाद ये बंद होगा तो तुम फिर से ज्वाइन करोगे, लेकिन ये तुम लिखोगे, मतलब इट कैन बी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये इसका सम है। इसका मतलब क्या होगा कि हर कोई R2 का वेक्टर जो है, इट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ वेक्टर्स। लेट्स कॉल इट, दिस इज माय w1 एंड दिस इज माय w2, यानी v is equal to w1 plus w2, where v is this vector, w1 is this vector, and w2 is this vector. So we can say v is equal to sum of w1, क्योंकि हर कोई वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है। Okay, now we come to a theorem about the dimension of this sum। ये जो अभी हमने किया ना, वो हमें ये तो पता है कि अगर v फाइनाइट डायमेंशनल है, अगर v is finite dimensional and W is a subspace, then W is also finite dimensional। तो अगर इसकी बेसिस होगी, लेट्स कॉल इट डायमेंशन ऑफ P, तो इसकी भी बेसिस होगी डायमेंशन ऑफ W। तो इसकी बेसिस होगी, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो डायमेंशन होगी इसकी, और ऑब्वियसली जो सबस्पेस की डायमेंशन होगी वो होगी लेस देन इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ होल स्पेस, विच इज अ नंबर, और वो नंबर है, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिस का मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस ऑफ पी। तो हम दिखाएंगे बेसिकली, अब चूंकि W1 W2 अगर सब स्पेस है, इफ इज अ सब स्पेस, इफ इज सब स्पेस, तो हमें पता है अब W1 प्लस W2 भी एक सब स्पेस है। तो सवाल होता है इसकी जो डायमेंशन है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो इसकी डायमेंशन हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2, क्योंकि W1 इज अ सबस्पेस, उसकी कोई डायमेंशन होगी, उसकी कोई बेसिस होगी, W2 भी है, लेकिन W1 प्लस W2 जो सम है उसकी भी एक बेसिस है, तो ऑब्वियसली उसकी भी कोई डायमेंशन होगी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे, ऑफ कोर्स वो पूरी स्पेस से छोटी होगी। तो वही थ्योरम हम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसको चूंकि मिनट का नजर इधर। हेलो सर, हाँ इरफान, तुम भी पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, तो मैं इसको रोक रहा हूँ,
तुम वापस ज्वाइन कर लो, क्योंकि फिर बीच में थ्योरम के बीच में अगर रुक जाएगा तो। मेरी बात सुन रहे हो सभी? हेलो, एनीबडी लिसनिंग? यस सर। तो मैं कर रहा हूँ कि मैं इसको बंद करूंगा, तुम फिर से ज्वाइन कर, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट के बाद ये होगा तो वो मिडल ऑफ द थियरम आ जाएगा, ठीक है? हेलो, ओके सर। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, तुम वापस ज्वाइन